रसगुल्ला डाल दे मेरा पहला जोक था जो वायरल था, और उस टाइम टिकटॉक चलता था बहुत ज्यादा ना, टिकटॉक पे बहुत ज्यादा चल गया, बहुत ज्यादा ही, मतलब वीडियो जब डाला उसके 3-4 महीने बाद वीडियो एकदम डाउन चली गई थी वीडियो, मतलब मैंने 2-3 साल स्टैंड अप किया था, उसके बाद मैंने वीडियो डाला था और हम बहुत एक्सपेक्टेशन थी उससे कि यार कुछ अच्छा करूंगा मैं, इससे अच्छा हो जाएगा, पर वो चला नहीं। पर वो जब जोक वायरल हुआ बहुत ज्यादा टिकटॉक पे चला था तो लोगों को उतना पता नहीं चल पा रहा था कि ये जोक किसका है। बड़ा जोक आया था बनारस से, बनारस में ये थोड़ा सा मैंने ट्वीट किया था जोक को, हाँ ये जोक है, जो यही मेरी पहचान है, ये लोग मुझे मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि अरे भाई कल की चिंता वाले, तो फेसबुक ही था मेरा और सारी वैलिडेशन वहीं से मिलती है। आप लिखने के प्रोसेस में जाते हैं और स्टैंड अप करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि यार जो मैं जोक कर रहा हूँ उसमें कौन सी चीज फिट बैठ सकती, पूरी जॉब और इन सब चीजों के बारे में थी, तो मुझे वो चीज बड़ी बढ़िया लगी। मेरा फेवरेट जोक है भी नहीं, मेरा एक दूसरा है कि अगर आप तुम्हारा किसी चीज में मन नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं तुम किसी और चीज के लिए बने हो सकता है तुम हराम। मुझे लगता था कि वेल रिटन जोक है जो, और गणित फट गई थी। तो मैंने सोचा था मयंक, मैंने जानबूझ के नाम डाला था कि अगर थोड़ा भी चला तो ये देश में जितने मयंक हैं उनके पास तो पहुंचना चाहिए, वो हुआ। ये सारी चीजें तभी आ सकती हैं जब आपने वो चीज लाइफ में करी हो कि ऑफिस मीटिंग्स और जो अननेसेसरी चीजें होती हैं, चाय कॉफी ऑफिस की, पॉलिटिक्स, तो वो तो पार्ट था। अब उसमें कुछ अपनी चीजें ऐड करी, कुछ ऐसे दोस्त हैं आसपास के जो उनकी हरकतें होती थी वहां से ऐड करी, तो ये सब चीजें इकट्ठा होकर फिर जो है मेरे साथ बहुत डीपली एक कनेक्शन है। अगर मुझे कभी मौका मिला या कुछ ऐसा लाइफ में हुआ, लाइफ में तो नहीं होगा लेकिन ऐसे कुछ किसी एरा में तुम जाना चाहते हो तो मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ। मुझे याद है मैंने एक मूवी देखी थी लेजेंड ऑफ भगत, तो फिल्म बड़ी बढ़िया लगी मुझे, और उस टाइम मैं बीएचयू में पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये आदमी क्या। एक बुक भी कहीं से पढ़ी उस टाइम, मैं कानपुर गया था अपनी सिस्टर को वहाँ पे एग्जाम दिलवाने के लिए, और लाइब्रेरी में उन लोगों ने सुला दिया मुझे। लाइब्रेरी में बहुत पुरानी किताब फटी पड़ी सी थी, उसका नाम है शायद शहीदों की संस्मृतियां। उन्होंने अपने साथियों के बारे में लिखा था कि कैसे भगत सिंह के साथ टाइम बिताता था, कैसे चंद्रशेखर आजाद के साथ था, उस टाइम पॉलिटिक्स कैसी चल रही थी। तो किताब बढ़िया लगी मुझे, मतलब उसमें ऐसी सी बातें लिखी थी जैसे आप भगत सिंह को एक क्रांतिकारी के रूप में ही देखते, पर उसमें भगत सिंह अपने टाइम पे क्या मौज मस्ती करते। तो एक इंसान और 23 साल की उम्र में इस तरीके से सोचना, जैसे भगत सिंह सबसे, मुझे लगता है जो सबसे पॉपुलर है इस वजह से क्योंकि उस टाइम सारे लोग ही क्रांति के लिए लड़ रहे थे और सबका एक ही मकसद था कि नहीं आज़ादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए समाज सब साथ में मिले, क्योंकि आज़ादी से मिल गई तो एक अमीर गरीब भेदभाव, ये मजदूरों के लिए हक की बातें, मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी उस एज में 20-21 साल में हम क्या कर रहे हो। लेकिन मैं बड़ा प्रभावित हुआ जब कॉलेज में था, एक प्रोजेक्ट था जिसमें कॉमिक्स हमें बनानी थी, तो मैंने एक पूरी कॉमिक्स जो है 1 साल तक जो भी किताबें मिली, जो भी सिनेमा मुझे भगत सिंह के बारे में मिला, मैं एकदम ऑब्सेस्ड हो गया था। गाने चलते रहते थे दिन भर, भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला, सब बोले कि क्या हो गया थी कि भगत सिंह के साथ मेरा कनेक्शन बहुत ज्यादा ही था कि अपने जैसा ही एक आदमी है लेकिन उसकी हिम्मत इतनी है कि भाई फांसी दो मुझे। बैट की सबसे खराब बात यह है कि अगर आप उसे देख लोगे तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। कोई शो मुझे इतना हिट कर सकता है मुझे नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था। मैंने लॉकडाउन जब था, अभी पिछला लॉकडाउन लगा था, घर पे पड़ा था और मैंने वो उसकी वॉल्टर वाइट की फोटो जो पॉपुलर बहुत ज्यादा हर जगह देखी थी, पर सीरीज पहला एपिसोड मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है। वो ऐसी चीज है ना कि वो जहर है, धीमा जहर जो धीरे धीरे असर करती है। शुरू हुआ वॉल्टर वाइट से और आते आते जेसी पिंकमैन, कैरेक्टर जेसी पिंकमैन का है, मतलब मुझे लगता है कि उससे बढ़िया कुछ लिखा नहीं गया, उससे बढ़िया एक्टर कोई नहीं है और उससे बढ़िया डायरेक्शन मुझे आज तक नहीं दिखा, मतलब अभी भी या मरते दम तक मेरे लिए वो बेस्ट रहेगा, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। बहुत सारी चीजें होती है और वो आपको बहुत तकलीफ देती हैं, आप वो कैरेक्टर जुड़ जाता है, वो बड़ा अच्छा आदमी रहता है, उसको फोर्स किया जाता है बहुत सारी चीजें करने के लिए। अब ये कितना रिलेवेंट होगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर ब्रेकिंग बैड मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बढ़िया कंटेंट है, आपको क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी ये है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ अच्छा देख लो तब ब्रेकिंग बैड देखो, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो और खान पान ठीक रखते हो तो ये अभी पता चल रहा है ना, जब टाइम पे बॉडी बताने लगती है कि बेटा तेल तुम्हारे यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है, तो बस समझ में आ गया कि भाई ठीक है। और कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि लगा कि यार नहीं भाई, मेरा एक दोस्त था वो गुजर गया हार्ट अटैक से, तो मुझे लगा कि रुकना चाहिए, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। और जब आप हेल्थ लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हो तो आप बेहतर महसूस करते हो फिजिकली भी मेंटली भी। कार्टूनिस्ट था, इलस्ट्रेटर बेसिकली, और चिल्ड्रन बुक, बीएचयू से मैंने ग्रेजुएशन किया, फाइन आर्ट्स किया। ये कौन सा साल रहा होगा लगभग? 2013 में पास आउट हुआ मैं। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें करनी चालू करी, 3-4 साल नौकरी करी और नौकरी में कोई मोटिवेशन मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि वो चिल्ड्रन बुक्स पब्लिकेशन के लिए, ग्राफिक नॉवेल्स के लिए काम करता था, तो उसमें बड़ा लेबोरियस काम है कि आप दिन भर ड्राइंग कर रहे हो, किए ही जा रहे हो, और पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, वहां उतने पैसे मिलते भी ना। मैं स्टक हो गया था और एक टाइम पे लगा यार ना, मतलब मजा तो नहीं आ रहा इसमें, कुछ और चुल है मेरे अंदर वो। तो एक जो बड़ी घटना हुई, जब मैं दिन भर ड्राइंग करता रहता था ऑफिस में, तो राज्यसभा टीवी पे वो आता है गुफ्तगू, इरफान साहब उसमें इंटरव्यू लेते हैं। मेरे अंदर परफॉर्म करने की चुल थी स्कूल से ही, स्कूल में परफॉर्म करता था मैं, नाटक वाटक लिखे थे, डायरेक्ट किए थे, फिर कॉलेज गया तो वहाँ यूथ फेस्ट में भी किया, पर उस टाइम तक उतना समझ नहीं आ रहा था। हिट तो मिलता है स्टेज पे जाते, कुछ अलग ही दुनिया के लोग होते होंगे, और आप छोटे शहरों से आते हैं तो वो सोच उतनी ज़्यादा, आप एक लिमिट सोचते हो कि यार नौकरी मिल जाए, ये सब कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा दिमाग खुला, इंटरव्यूज़ देखे, पर मैं उस टाइम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था मैं क्या करूँ, रेडियो जॉकी बन जाऊँ
कि थिएटर कर लूँ या क्या करूँ, कुछ तो करना था मुझे परफॉर्म करने। तो मैं गया रेडियो विविध भारती या किसी में गया था मैं, यहाँ तो नहीं हो रहा। थिएटर का मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गंदी एक्टिंग करता था मैं। स्टैंड अप देखा मैंने, तब जाकिर भाई और अमित टंडन वगैरह ये लोग, तो ये देख के लगा कि यार ये बढ़िया चीज़ लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें ना कोई मिमिक्री है, ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट है, बस ये बातें कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो उसी टाइम फिर मैंने जाकिर भाई को मैंने बोला ओपन माइक करो, तो वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि एक ओपन माइक चीज़ होती है, और वहाँ से फिर मैंने शुरू किया। पता था कि स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा, ये था। मतलब मैं तो सो नहीं पाता था, इतनी मेरी बेचैनी थी कि यार ये एक चीज़ मिली है मुझे, ये करना है। नौकरी तो अभी छोड़ी मैंने 4 महीने पहले। हाँ, नौकरी मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई चीज़ देखते हो, कंटेंट बहुत प्रभावित होते हो और देखते हो कि वो सक्सेसफुल इंसान है और उससे कितना मज़ा आ रहा है, आपको लगता है कि बस प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में भी तुम्हें नहीं पता कि तुम कब सफल हो गया नहीं हो गया। जॉब करता था, मेट्रो पकड़ता था, ओपन माइक्स में जाता था, चल रहा था ऐसी चीज़ें, और ऐसे ही इसके साथ ही करता रहा मैं। दो चीज़ें हैं कि अगर आप जॉब छोड़ देते हो और आप अभी कॉमेडी या किसी भी आर्ट फॉर्म से जो भी कर रहे हो उससे भी पैसे नहीं मिल रहे और जॉब से वैसे भी नहीं मिल रहे, तो आप नहीं कर पाओगे वो काम। लेकिन नहीं होता कि अगर पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ अच्छा आर्ट पे भी नहीं कर पाओगे। मैं जब ये वीडियो कल की चिंता वाला वायरल नहीं हुआ, तो उसके पहले तक मैं बहुत ज़्यादा डाउन में चला गया था इमोशनली, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं 5 साल हो गए मेरे को स्टैंड अप करते हुए, लोग हंसते हैं मेरे जोक्स पे, बट मेरी किस्मत या मेरे साथ कुछ ऐसा है जो मुझे कहीं ले नहीं जा पा रहा। मेरा एक अर्ज थी कि यार 60-70 लोग ना मेरे नाम पे आ जाएं, 100 लोग आ जाए मेरे नाम पे टिकट लेके, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं ये जीवन धन्य मानूंगा कि एज ए कॉमेडियन मैं सफल हो। इसके पहले जब ये रसगुल्ले वाला वायरल हुआ था, तो उस टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि क्या चल रहा है, कि करते हैं इसको। वीडियो डाला, रसगुल्ले वाला चला, और उसके बाद फिर छोटे छोटे शोज करता रहा। फिर लॉकडाउन आया तो सभी बंद हो गया ना। फिर तो मैं सोचा कि 1-1.5 महीने में सब सॉर्टेड हो जाएगा। फिर वापस जॉब करी, फिर जॉब ही करी प्रॉपर। अच्छा कुछ नहीं होगा, पैसे चाहिए रवि गुप्ता तुम्हें, तो करना ही है। तो ये करते करते फिर जब ये वाला हुआ, कल की चिंता वाला, तो पहला वीडियो था। इसके पहले 4-5 वीडियो डाल चुके थे और कुछ काम नहीं चला था, ये सही व्यूज आ गए, तो मैं खुश था कि चलो ठीक है। पर कॉन्फिडेंस मुझे अभी भी नहीं आया था कि टिकट्स वगैरह निकलेंगे या कुछ ऐसा कुछ होगा। फिर कुछ दिन में देखा कि रील पे बहुत चल रहा है वो, कुछ एक्टर्स ने कर दिए शेयर, बड़े बड़े लोगों ने, तो मुझे लगा ये वही है रसगुल्ले वाला हिसाब किताब कि लोग सुनेंगे और उसके बाद फिर भूल जाएंगे। इससे नहीं हुआ, इस बार थोड़ा पॉपुलर हुआ, लोग उससे मेरे यूट्यूब पे आए, लोगों ने देखा, लोगों ने समझा कि ये वही बंदा है। बट उसने गेम चेंज किया। मैंने पहला शो डाला उस टाइम और 70-80 टिकट्स निकल गए थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं तो यकीन नहीं कर रहा था कि हो गया भाई, ये निकल गए, हाउसफुल हो गया, क्योंकि 70 ही सीट थी, और होता और हो जाती। लेकिन मैं तो थोड़ा लगा कि ओ अच्छा, मतलब अब चल रहा है काम। मुझे लगा कि हाँ चल रहा है। हाँ, सो स्टैंड अप कॉमेडी के साथ सीन ये है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉमेडियन काम करते हैं। अब सीन ये है कि हम यूट्यूबर नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी ऐसा है कि जो भी आप देखते हो 10 मिनट का मेरे वीडियो, वो बनने में ही लगे हैं लगभग 6-7 महीने या साल भर लगे हैं। जैसे कल की चिंता वाला जो वीडियो है, वो मैंने 1 साल तक सिर्फ उस वीडियो पे ही काम किया है, उस मटेरियल पे ही काम करता रहा मैं। उसके बाद आप जाके, आपको लग रहा है फनी है, और जाके ओपन माइक्स में परफॉर्म करते हो, और वहाँ ओपन माइक्स में बेसिकली ऑडियंस होती है, उनको नहीं पता है कि आप कौन है, और एकदम नई ऑडियंस होती है, तो वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता, तो एकदम जो जोक है वो एकदम जेन्युइन होते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ओपन माइक्स आप बहुत सारे करते हो, अगले जोक पे काम करते हो, प्रोसेस बहुत लंबा है। और स्टैंड अप यूट्यूब गेम है ही नहीं। यूट्यूब इज लाइक आप वीडियो डाल दी, वो ट्रेलर है पिक्चर का, आप वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आपके शहर आ रहा हूँ, आप टिकट लो, आप शो करो, मैं आपसे मिलूंगा प्रॉपर। 1.5 घंटे का शो होता है। कई लोगों को लगता है कि जो यूट्यूब पे है वही वहां करते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं होता। जो यूट्यूब है वो रिटायर है। सो जो लोग सबसे पहले मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि भाई मेरे को स्टैंड अप करना है, तो मेरा एक ये सवाल रहता है कि तुम क्यों करना चाहते हो स्टैंड अप। एक तो अगर आप किसी के फेम से इन्फ्लुएंस हो बहुत ज्यादा, आपको उसका बहुत बढ़िया लग रहा है कि यार ये मजा आ रहा है, और बहुत ईजी भी लग रहा है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मत करो। आप अपनी पर्सनैलिटी को देखो। मैं आई वॉज द फनी गाय इन माई ग्रुप, या मैं जब भी होता था तो मेरे अंदर पंच कुछ ना कुछ निकल जाते सिचुएशन पे। तो मेरे दोस्त है समीर द्विवेदी, मेरा शुरू से ही दोस्त है, और बोल रहा जिम कैरी हो तुम और ये सब चीजें, और वो एक ज़हीन इंसान रहा है हमेशा से ही, तो मैं उसको थोड़ा, तो ऐसे ही पार्क में एक बार बैठे थे हम लोग, जब स्टैंड अप में सोच रहा था कि करना है, तो उसने बोला कि, मैंने बोला यार नौकरी में मन नहीं लग रहा है। बोला कि तुम बकैती करते हो और वही होगा तुमसे। उसको मैंने मोटिवेशन पे ले लिया। मुझे ना, अगर मैं कोई जोक मार रहा हूँ और कोई हंस रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी आर्ट है जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हंस के, तो वो बेचैनी थी मेरे अंदर। मुझे अगर पैसे नहीं भी मिलते तो मैं नौकरी करता रहता और ये करता रहता। पैसा अगर इसके पीछे मोटिवेशन है तो वो मत करो। अगर तुम्हें लगता है, आर्ट भी मैं नहीं कहूंगा, तुम्हें हंसाना अच्छा लगता है लोगों को, सिंपल चीज है, स्टैंड अप कॉमेडी बनना है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तुम्हें लगता है कि जब तुम कुछ बोलते हो हंस रहे हैं लोग, तुम्हें मजा आता है, तब तुम बढ़ जाओ। फिर जब टाइम इसमें कुछ अच्छा होना होगा तो होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओपन माइक्स कुछ ना कुछ कोई लोकल कॉमेडियन होते हैं वो करवाते हैं, 5-5 मिनट का आपको स्पॉट मिलता है। आपको बस नए जोक्स लिखने हैं 5 मिनट, जो आपके अपने ओरिजिनल हो, कहीं से कॉपी ना किए हो, वो आपको मिलता है। आप जाते हो, आप करते हो, आप देखते हो कि लोग हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं। नहीं हंस रहे हैं तो फिर देखो कि क्या करना है उस समय, वही जो कम से कम 50 बार करो सेम। सब वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है, सब अपने तरीके से खोजते हैं। तो इसका प्रोसेस यही है कि स्टेज ही है, आपको बार-बार स्टेज पे जाना है, आपको अलग अलग ऑडियंस देखनी है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको समझ में आए। पहला आया लाफ्टर 2-3-4 महीने बाद, तो मुझे लगा कि हाँ अब ना ये चीज़ ऐसी है
पहले दिन तो माइक छोड़ के ही भाग गया। पहली बार ओपन माइक करने का था, मैं पूरा कॉन्फिडेंस, मैंने बोला कि उन जो सामने ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बोला 5 मिनट है, मैंने बोला मेरे पास तो 60 मिनट है। बोले तुम 5 मिनट कर दो पहले। 4 मिनट में मेरी गला सूखने लग गया, पसीना आने लग गया, क्योंकि कॉमेडी के साथ सीन ये है, म्यूजिक थोड़ा सा अलग है। म्यूजिक आप कर रहे हो, लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, तुम धुन में अपने हो। कॉमेडी बड़ा अटेंटिव है। अगर अभी भी ये होता है कि अगर आप जोक कर रहे हो कोई, ठीक है, और आपको पता है कि ये फनी पंच है, इस पे लाफ्टर आता ही है, 3-4 पंच निकल गए, कोई नहीं हंस रहा, तो आपकी बॉडी में वो दिखने लग जाएगा, थोड़ा सा आप फंबल करोगे, थोड़ा सा लगेगा कि क्या हो रहा है यार। तो ये चीज कभी भी होती है, अभी भी होती है कभी कभी। हालांकि शोज में ऐसा नहीं होता, पर कॉर्पोरेट शोज जो होते हैं उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है। डिपेंड करता है ना, जैसे कॉमेडी के कोई लोग बहुत ओल्ड स्कूल है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको खड़ा होकर सुनना, ये बोलता ही रहेगा कि मतलब कुछ कर नाचे थोड़ा सा यार, तुम्हें एकदम मजा आ जाए। तो स्पेशली जब ओल्ड स्कूल कॉमेडी देखने वाले लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ, या कुछ जिनको कोई मतलब नहीं है। कॉर्पोरेट शोज में ऐसा होता है कि कई बार, अभी तो सब जानने लगे हैं मुझे, लेकिन कई बार भी ऐसा हो सकता है कि नहीं जानते हो लोग मुझे, और वो फिर सोच रहे हैं अगर उनको आपने कर दिया कैप्चर तो ठीक है, नहीं तो फिर तो मौत मची है भाई, शो खत्म करो, पानी कहीं बाहर जाके। मुझे बड़े पसंद है मोइन अख्तर, जो लूज टॉक वाले हैं, और मुझे लगता है वो जो ह्यूमर है वो इतना सटल, इतना सटायर, बढ़िया राइटिंग, कितनी सिंपल बेसिक बातों पे वो इतना बढ़िया काम कर रहे थे। मतलब तो गुजर गए मोइन अख्तर, पर अभी वो हैं कि अनवर मकसूद, एफर्टलेस एकदम ईज के साथ में, और बड़ी छोटी छोटी बातें, बड़ी बेसिक बातें, जहां पे मैं कुछ भी दिमाग नहीं लगाने के लिए बोल रहा हूँ, पर बेसिक बातें कर रहा हूँ। भाई समोसे वाले के पास गया, बोला इतने साल समोसा बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज वाला देना, बात खत्म। करने जोक्स पर लोगों को अच्छा लग रहा है, और मुझे भी बड़े ऐसे थॉट्स फनी लगते हैं। मैं थोड़ा सा हैंग आउट कम कर पाता हूँ। मेरे दोस्त पुराने ही हैं जो अभी हैं, समीर हो गया, मोहित मुरानी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन यस वो है सबसे ज्यादा चिल किया कॉमेडी में, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा। मेरी पहला उसने मेरा शो करवाया था और बोला था कि मैं टिकट्स बेचूंगा तुम्हारे, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, उसने 100 टिकट बेच दिए थे, तो लगा कि हाँ यार ये है, अब इसके साथ रहता हूँ मैं, तो ठीक है। तो वो अच्छा दोस्त है। बाकी पुराने दोस्त बहुत सारे हैं, कॉमेडियन सबसे बातचीत होती है, सब अच्छे दोस्त नहीं। अगर कोई मेरे खिलाफ जहर रखता है अंदर, तो वो रखता होगा, मुझे नहीं पता। हम लोग का जब भी कॉम्बिनेशन होता है हम कुछ अच्छा निकालते हैं। अब तो काफी टाइम से, क्योंकि वो भी उसने क्लब खोल लिया है, बढ़िया चल रहा है, उसको कॉमेडी काउंटी उसी का है, तो कॉमेडी में भी अच्छा कर रहा है, तो मिलना भी कम होता है। लेकिन हाँ, मेरे जीवन में पहली यात्रा जो है वो उसी ने करवाई थी, पहाड़ों पे ले गया था रात में। जॉब मेरी नई नई छूटी थी और रात में 2 बजे उसका फोन है कि कहीं घूमने चल रहा है, मैं नहीं जा रहा। फिर मुझे याद आया कि कहीं ऑफिस तो जाना नहीं है, क्यों, 1 हफ्ते वहीं रहे, पैसे भी नहीं थे उसने दिए सारे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार ये जो चीज है ना, वहां कुछ बढ़िया फील किया मैंने। तो अब जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कहीं चला जाता हूँ करने। हाँ, 4 महीने मैंने मीडिया में काम किया है, और मुझे लगता है कि भाई बहुत हेक्टिक जॉब है यार, मैं काट देना बाद में। डिबेट बहुत ज्यादा होती है, बहुत लोग लड़ रहे होते हैं, फिर जैसी डिबेट खत्म होती है, अरे भाई क्या यार तुम क्या बोल दिए यार, चलो चाय भी आते हैं। तो वो जो चीज है ना, तो जो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग घर पे बैठ के, वो हम लोगों ने देख लिया कि यार ये तो बड़ा स्कैम चल रहा है। न्यूज रूम बहुत हेक्टिक है, मुझे लगता है जो लोग भी काम करते हैं न्यूज के लिए वो बहुत रिस्पेक्ट है, दिन रात वो कभी भी कोई टाइम नहीं है, कभी भी उठा दे रहे हैं, कभी भी कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, सब लगे हुए हैं उसमें, और बहुत हेक्टिक था। मतलब 4 महीने मैंने काम किया और उसके बाद लोगों ने निकाला, मेरी फटी थी कि निकाल ना दे, पर निकालते एक अलग से रिलैक्स फील हुआ कि नहीं, वो टॉक्सिक जगह थी बहुत ज्यादा। आपके बहुत सारी चीजें लगता है कि ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। समाज में पूरे, चाहे आप कुछ भी उखाड़ लो, समाज में इज्जत तो तभी मिलती है घर परिवार गांव में जब टीवी पे आ जाओ, तो मोहल्ले के सामने भाई लौंडा टीवी पे आ गया, अब लग रहा है कुछ ठीक कर रहा है। टीवी बहुत बढ़िया था, मुझे लगता है मैं जब टीवी पे गया था, आई एम लाइक यार टीवी है वही सब पहले की कॉमेडी जैसे है। पर जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो भी ओल्ड स्कूल कॉमेडियन हैं, जो मिमिक्री कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत अलग होती है, हम लोग नहीं कर सकते वो चीज। मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग थे जो कॉमेडी कर रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, वो नचा देते थे। वो जो समा बांध के रखने वाला टैलेंट है वो टीवी वाले लोग ही कर सकते हैं। लाउड कॉमेडी होती है, और जिस तरह की भी कॉमेडी होती है, बहुत मेहनत वाला काम है। तो मैं तो भाई बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। सटायर जो चीज है ना, पहली बात तो लोगों को समझ आनी चाहिए ना, सटायर तो अभी कहां पहुंचा ही नहीं लोगों के दिमाग तक। सटायर का जो एक चीज है कि यार ये कैसे बोल रहा है ये, ओ हो। अभी मैं मेरे वीडियोस जो अपने पॉलिटिकल नहीं होता, बट मैं सटायर जैसी बातें ही करता हूं कुछ ना कुछ, कि मैं कुछ अननेसेसरी बात कर रहा हूं। तो सटायर, और दूसरी चीज ये भी है कि मुझे लगता है किसी एक इंसान का जो बिलीफ है, जैसे अगर मैं स्पेसिफिक, अगर मैं किसी एक विचारधारा को मानता हूं, तो वो लोग हैं जो किसी दूसरे उसको मानते हैं, वो भड़केंगे, वो भड़कना ही है उनको जो है लगा कि यार ये क्या बातें कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका भी एक बिलीफ है। सटायर होना चाहिए, ये मैं मानता हूं, उसके लिए खुल के हर तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए। और सटायर की समझ बहुत ज़्यादा लोगों में कम है मुझे लगता है, और लोग समझते नहीं, बहुत कम है। मैं अभी ये मानता हूं कि बहुत ज़्यादा ही कम है, लोग भड़क जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये भी बात है कि अगर मेरा बिलीफ ये है, अगर किसी और का बिलीफ है, या मैं अब मान लो भगत सिंह को मैं बहुत मानता हूं, पर कोई उधर कुछ बोल रहा है तो मुझे गुस्सा आएगा। तो मैं एक ये नेचर ये भी मानता हूं कि हम थोप भी नहीं सकते, हम उसके रिपरकशंस के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए आर्टिस्ट बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि एक धड़ा फिर उनको नकार देता है कि यार ये आर्टिस्ट तो अच्छा है, पर ये साला गद्दार है। मैं एक चीज बताता हूं इस पे भी, देखिए जो लोग, अगर मैं कुछ
पोल खोलना और ये अपनी जगह है, पर अगर मैं कोई चीज बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कॉमेडियन बिल्कुल प्रभावित है, कोई भी आर्टिस्ट प्रभावित कर सकता है जनता को, पर उन्हीं को प्रभावित कर सकता है जो प्रभावित होना चाहते, सबको प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरे हैं जो प्रभावित तो नहीं होंगे, तो जो प्रभावित हैं वो पहले से ही इतने समझदार हैं कि वो और पोर्टल या और चीजें देख के उनको पता है, और मुझे लगता है मेरा उद्देश्य हंसाना है, मैं हंसा के एक ठीक काम कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि उससे करो। प्रभावित मैं करूंगा तो मुझे लगता है वो इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होंगे जिनकी एक अलग स्ट्रिक्ट विचारधारा है और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, और आप जो आप बात कर रहे हैं वो आप प्रभावित हैं पहले से ही, तो मेरी बात आप तक पहुंच गई। धैर्य बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि कुछ करना नहीं होता, बस धैर्य बनाए रखना होता है। यही एक मैं धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप लाइफ में लगता है कि लूजर हो गए हो और कुछ कर नहीं रहे हो यार, तुम साथ वाले बढ़िया आगे निकल रहे हो, तुम तो यार ऐसे से ही रह गए, बस वो धैर्य ही बनाना है आपको और खुद पे यकीन रखना है। टाइम आने के बाद जब आएगा तब टाइम आएगा आपका। पूरा टूर डाल रखा है, पूरे इंडिया में ही शो कर रहा हूँ, 3-4 महीने में कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो सारे शहर जितने भी हैं जहां पर भी कॉमेडी हो सकती है मैं वहां आ रहा हूँ। एक शो होता है 1.5 घंटे से लेके 1-20 मिनट तक का, और सेम मटेरियल ही ऑलमोस्ट यूज होता है क्योंकि शो बनने में बड़ा टाइम लगा है, और ये शो ऐसे एक्सक्लूसिव है नहीं, हर शो में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगी, लेकिन और हर शो खत्म होने के बाद मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि जो लोग इस शो में आ चुके हैं वो दोबारा मत आए क्योंकि आपने वो शो देख लिया है, आप अपने दोस्तों को भेजें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मयंक देखो, हर ऑफिस में एक बंदा मिल जाएगा, हर ऑफिस में तुम्हारा एक दोस्त होता है जो, और सबने यही बोला कि यार भाई हमारे ऑफिस में भी है ये, तो मुझे लगता है मयंक कौन है ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम खुद यूसुफ भाई एफर्ट मारो और तुम्हें एक आध मयंक दिख जाएगा, उसकी कॉफी में जहर मिलाना चालू कर दो। बहन खुश है भाई, बहन घर पे है, चिल कर रही, कोई दिक्कत नहीं। ये एक ऐसा काम था मेरा जो मुझे पसंद है, पर्सनली मुझे पसंद है कि मैंने कविता ऐसी लिख दी थी, सर्दियों का टाइम था और कहीं बाहर जाने का बहुत मन कर रहा था मेरा, एक आंदोलन चल रहा था कहीं इस देश में और मुझे लगता था कि जाऊं मैं वहां पे, है पर पेशाब भी लगी हुई थी। मेरा स्ट्रगल वो था कि मैं वहां यहां से तो उठ नहीं पा रहा हूं, वहां कैसे जाऊंगा, तो वो भी एक स्ट्रगल है जो मैं कर रहा हूं ना। आप लोग उनको जो है पीछे क्यों कर रहे हो, जो लोग घर पे बैठे हैं उनको आप कमजोर मत समझो, वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने ऐसी लिख दी थी कि मैं मुंह तो रोक के लेटा हूं, कोई जैसी तो नहीं थी ये, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत है ना, मैंने किताबें बड़ी पढ़ी हिंदी की, साहित्य की, तो कहीं ना कहीं जो है किसी, मुझे लग रहा है इन केस किसी दिनकर वगैरह की शायद कुछ हो, ऐसे कुछ की कुछ वीर रस जैसी है, पर यही थॉट था। कहीं मैंने कोई कविता पढ़ के उस पर नहीं किया था, बट एक शायद एक क्राफ्ट तैयार हो जाता है दिमाग में, क्योंकि आप इतने पढ़े हो तो आपको शब्दों का खेलना आ जाता है। नॉर्मली जो मेरे शोज होते हैं वो हमेशा, आज तक तो नहीं हुआ है कि कोई शो फ्लॉप गया है, लोग नहीं हंसे हों या ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ, कॉर्पोरेट शोज जो होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, पूरा कर दिया यार 1 घंटा पर कुछ रिस्पॉन्स लोगों का 1-2 हंसे बस, और वो बड़ा मौत वाला माहौल होता है, तो उससे निकलने का तरीका यही है कि वहां से भाग जाओ, ठीक करो अपने आप को और अगला शो करो, कि पैसे तो दे रहे हैं ना वो लोग, आप बहुत एफर्ट। जैसे एक फैन था मेरा कोई, उसको बहुत पसंद था मैं, उसने शादी में किसी इनवाइट किया मुझे, ठीक है, बोला कि आप रवि भाई आएंगे मचा देंगे। फिर मैं गया और वहां दादी चाची नानी सब बैठे हैं अंकल लोग, और कोई नहीं हंस रहा, उनका अपना कोई मिठाई कहाँ चली गई और सब चीजें कहाँ चली गई। नहीं, आप कुछ कर सकते, मैं लोगों से बार बार इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर सब लूज हो जा रहा है। और लास्ट में आके बोला कि रवि भाई आप ऐसे, आपको देखते हुए बड़ा बुरा लगा, हम तो मेरे को, मैं यहाँ से निकलूंगा अच्छा लगे मुझे, तो उसका कुछ नहीं है, उसकी आदत पड़ जाती है क्योंकि वो भी काम है, बट ऐसा होता कम है क्योंकि कॉर्पोरेट शोज में भी अभी लोग बहुत जानने लगे हैं, तो नहीं भी जान रहे हैं, अगर लोग सुन रहे हैं, सिंपल चीज है कि अगर लोग सुन रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा शो, ये मेरी गारंटी। पर अगर सुन ही नहीं रहे, कई बार शो में ऐसा होता है कि भाई दारू चलवा दिया उन लोगों ने, दारू के अलावा सामने कहाँ चलेगी, बार में है, होस्ट बोले कि जाके उनके बीच परफॉर्म करो ना, हम कहे नहीं मैं ऐसे नहीं करता भाई, मेरे को यही स्टेज पे ही परफॉर्म करूंगा, लोगों को सुनना होगा, और नहीं सुन रहे तो फिर मैं दारू पी रहा है तो आदमी, मैं वैसे अभी से शोज सारे मैं लिकर बंद करवा देता हूँ, फूड बंद करवा देता हूँ। मैंने बोला आप 1 घंटा मुझे दे दो, उसके बाद आपको दारू पीना है, जो करना है वो करो, मैं चला जाऊँ वो करना। अवस्था बहुत ज्यादा, बहुत फटी पड़ी थी और कल की चिंता भी बहुत ज्यादा थी, हालत बहुत खराब थी, डर लगता है बहुत ज्यादा, पर धीरे धीरे आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है। हल्की नर्वसनेस हर शो के पहले होती है, लेकिन उसके बाद फिर सब सॉर्टेड हो जाता है। ये इसका तो मुझे भी नहीं पता, ये तो जनता का कनेक्ट है, लोगों का कनेक्ट है, लोग प्यार कर रहे हैं या लोग कन्विंस हो पा रहे हैं उस चीज से। मेरे लिए भी शॉकिंग होता है, मुझे लगता है कि बिल्कुल एग्जैजरेशन होता है, पर लोगों को वो बिलीवेबल लगता है तो अच्छी बात है। मतलब इसका तो एक्चुअली मैं नहीं बता सकता कि कैसे लोग ये फील कर पाते हैं, पर बेसिकली फन जो जोक होता है ना उसका, वो चीज उनको हिट करती है कि यार इसमें हंस गया मैं। आती तो थोड़ी बिलीवेबल होती ही है ना, मतलब ऐसी कुछ आउट ऑफ द, मुझे लगता है कि टैलेंट से चल रहा हूं मैं। किस्मत का मुझे नहीं पता, मतलब जब खराब होती है तो मैं मानने लगता हूँ किस्मत से, घर चल जाता है भाई। पहले दाल चावल खाते थे, पनीर कभी भी खा सकता हूँ, दिन के 3 टाइम एक दिन पनीर खाया था मैंने, तब मुझे पता चला कि कमाई ठीक चल रही है, और उसमें अंडा भी मिला के खाया था। कोई कुछ नहीं, जो उससे कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कॉमेडी जो है ना बड़ी गंभीर चीज, पर्सपेक्टिव जो है जीवन में ना, थोड़ा सा डीप सोच ही, कॉमेडी हल्का आदमी तो नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हल्का आदमी, मैं ऐसे तो मोटा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके विचार जो है ना किसी चीज पे बहुत डीप जब तक आप सोचोगे नहीं ना, और कॉमेडी आप देखो हमेशा दुख से, कभी भी पॉजिटिव या किसी की तारीफ करते कॉमेडी नहीं। कॉमेडी अगर आप पीछे, मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी फटी पड़ी परसों के लिए, डिप्रेस थॉट है बहुत ज्यादा, ये चीज है। हर वो चीज फनी बाद में लगती है जब तुम्हारी लाइफ में थोड़ा नॉर्मल सारी चीजें हो जाती हैं। तो कॉमेडी
हमेशा एक डेप्थ वाली चीज़ है। मैं हमेशा गंभीर, शायद उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा भी है कि गंभीर आदमी कॉमेडी कर सकता है, हरिशंकर परसाई जी ने। और दूसरा सवाल मैं क्या था कि नहीं, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फनी आदमी अगर है आदमी तो मूड है तो हंसा रहे हो ये सब चीज़ें, पर सीरियस आदमी हूँ मैं, इतना भी सीरियस नहीं कोई मेरे साथ बोर हो, पर मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छा सिनेमा देखता हूँ। कॉमेडियन को हमेशा जोकर समझ लेते हैं, भाई तुम तो यार ऐसा नहीं है, अपनी स्ट्रगल है, अपनी तकलीफें हैं, कॉमेडियन की अपनी चीज़ें हैं, और आप हर जोक का अगर तुम आप उसको काटोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो बड़ी गहरी बात है। सारी बातें गहरी नहीं है। हाँ, अगला प्लान है मेरा, यूएस जा रहा हूँ मैं सितंबर में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान है, बट अभी जब तक मैं वहाँ जाता नहीं तो मैं प्लान है, प्लान हाँ प्लान चल रहा है।